हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बलवंत राय मेहता समिति के विषय में। ये समिति किस उद्देश्य से गठित की गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए। तो बलवंत राय मेहता समिति स्थानीय स्वशासन के विषय में, खासतौर से भारत में 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए और उन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को चिन्हित करने के लिए, प्राथमिकताओं को तय करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे। गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके थे। ऐसी स्थिति में व्यापक राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाते हुए उनको ये कार्य सौंपा गया। उनकी अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया 16 जनवरी 1956 को भारत सरकार के द्वारा। तो चूंकि इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ने स्थानीय स्वशासन के विषय में, खासतौर से पंचायती संस्थाओं के विषय में जो कुछ भी सुझाव दिया, उन सुझावों के कारण उनके योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। और उनका स्थानीय स्वशासन की दिशा में, पंचायती राज की दिशा में जो योगदान रहा, उसके महत्व को देखते हुए प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी कहते हैं कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस समिति का नाम इतना अनाकर्षक हो, कोई आकर्षण नहीं था समिति के नाम में, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर समिति का नाम रख दिया गया था। तो अनाकर्षक नाम वाली समिति का कार्य इतना आकर्षक और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ हो, ऐसा कम ही होता है, प्रोफेसर माहेश्वरी लिखते हैं। आगे वो लिखते हैं कि स्थानीय शासन के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी समिति रही हो जिसने इससे अधिक व्यापक और आधारभूत सुधार करने में योग दिया। यानी ये समिति पंचायती राज की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, ग्रामीण पुनरुत्थान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, गांव के समग्र सामुदायिक विकास को ध्यान में रखते हुए। इस कार्यक्रम के लागू होने के 4 वर्ष बाद कार्यक्रम की सफलताओं और विफलताओं को देखने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। और समिति जब गठित की गई तो इसे बहुत सारे इससे जुड़े हुए उद्देश्य सौंपे गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करना तो व्यापक उद्देश्य था ही। उस व्यापक उद्देश्य के तहत क्या क्या कार्य सौंपे गए इस समिति को, क्या उद्देश्य रखा गया इस समिति का, इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा है 1952 से, उसकी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाए इस समिति के द्वारा। और इस कार्यक्रम की जो प्राथमिकताएं हैं, किन कार्यों पर बल दिया जा रहा है वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत। आपको याद होगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आर्थिक पुनरुत्थान को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया था, प्राथमिकता प्रदान की गई थी। और आर्थिक उत्थान की दृष्टि से कृषि क्षेत्र को समुन्नत बनाना और ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना,
ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य तय किया गया था, उसकी प्राथमिकता तय की गई थी। तो इन प्राथमिकताओं के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम व्यावहारिक धरातल पर कहाँ है, किस रूप में क्रियाशील है, इसका अध्ययन करने का कार्य इस समिति को सौंपा गया। समिति को ये भी देखना था कि कृषि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, उसके उत्पादन में तीव्रता आई है या नहीं, और यदि नहीं आई है तो कृषि उत्पादन को तीव्र बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस विषय में सजेशन देने का कार्य इस समिति को सौंपा गया। तीसरा मुख्य उद्देश्य था इस समिति का कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जितने भी केंद्र सरकार के मंत्रालय गठित किए गए हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय, योजना मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों और विभागों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। ये एक बड़ी समस्या होती है प्रशासनिक क्षेत्र में कि नाना उद्देश्यों को लेकर विभिन्न संगठन तो गठित कर दिए जाते हैं, मंत्रालय तो बना दिए जाते हैं, विभाग गठित कर दिए जाते हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि इन विभागों के मध्य आपस में तालमेल न होने के कारण जो वांछित लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में इन विभागों के बीच, इन मंत्रालयों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, कैसे ये सभी विभाग एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को दिशा निर्देश देते हुए, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी और सहायक बन सके, इस बारे में अध्ययन करने और सजेशन देने का दायित्व बलवंत राय मेहता समिति को सौंपा गया। सामंजस्य स्थापना का ये कार्य केवल विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के मध्य ही नहीं होना था, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य भी सामंजस्य की स्थापना इस समिति का उद्देश्य घोषित किया गया। क्योंकि भारत एक संघ राज्य है, शासन की सत्ता दो समानांतर सरकारों के मध्य विभाजित है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जहां तक स्थानीय स्वशासन की बात है, ग्रामीण उत्थान के कार्यक्रमों की बात है, इस क्षेत्र में भी केंद्र सरकार के भी कार्यक्रम लागू किए जाते हैं और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम भी लागू किए जाते हैं। कई बार समस्या आती है, कई बार विवाद उत्पन्न होता है कि किस कार्यक्रम के लिए कौन सी सरकार वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तरफ देखती है तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अपेक्षा करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण उत्थान के लिए धनराशि निर्गत करने का कार्य करें। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर ग्रामीण विकास से जुड़े हुए जो विभिन्न मुद्दे हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, उनको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में जो खींचतान रहती है, उस खींचतान को कैसे दूर किया जाए, कैसे सामंजस्य की स्थापना की जाए, ताकि दोनों ही सरकारें सम्मिलित रूप से ग्रामीण विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण दायित्व भी बलवंत राय मेहता समिति को सौंपा गया और सामुदायिक परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले प्रशासन के जितने भी उपकरण हैं और राज्य सरकार द्वारा जितने भी प्राधिकरणों का गठन किया गया है, जितने भी संगठन बनाए गए हैं, उन सभी संगठनों के मध्य तालमेल की स्थापना भी समिति का लक्ष्य घोषित किया गया। आप सब ये जानते हैं कि भारत का जो प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो नाना संगठनों की उपस्थिति के लिए जानी जाती है। बहुत जटिल हो गई है भारत की प्रशासनिक संरचना, क्योंकि आए दिन नए प्राधिकरणों, नई प्रशासनिक संस्थाओं, नए आयोगों के गठन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सामने एक बड़ी समस्या होती है। तो जहां तक ग्रामीण विकास का प्रश्न है,
ग्रामीण विकास के लिए जितने भी प्राधिकरण गठित किए गए हैं या जितने भी प्रशासनिक संगठन बनाए गए हैं, जितने भी विभाग बनाए गए हैं, उनके मध्य सामंजस्य की स्थापना करने का दायित्व, कैसे सामंजस्य की स्थापना की जाए, इस विषय में सुझाव प्रदान करने का कार्य बलवंत राय मेहता समिति को सौंपा गया। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में एक दिक्कत, एक समस्या ये महसूस की जा रही थी कि जितने कार्मिक होने चाहिए इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, उतने कार्मिक उपलब्ध नहीं है। तो वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, कितने मौजूद हैं, कितने और कर्मचारी चाहिए, इसका अनुमान लगाना और इन कार्मिकों के प्रशिक्षण की जो मौजूदा सुविधाएं हैं उनका परीक्षण करना, ये भी समिति का उद्देश्य घोषित किया गया। उसको ये दायित्व सौंपा गया ताकि कार्मिकों के अभाव में, समुचित प्रशिक्षण के अभाव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल न हो। उनको सफल बनाने के लिए जरूरी है कि जितनी संख्या में कार्मिक चाहिए उनका सही सटीक अनुमान लगाया जाए और उन कार्मिकों के प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की जाए। तो इस दिशा में भी अध्ययन करने के लिए, सुझाव देने के लिए कार्य सौंपा गया बलवंत राय मेहता समिति को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे इस दृष्टि के साथ, इस सोच के साथ कि ये जनता की सहभागिता से पूर्ण होंगे, इसमें नौकरशाही का हस्तक्षेप कम से कम होगा। लेकिन पाया ये गया कि जितनी जन सहभागिता चाहिए थी उतनी नहीं मिली। तो इस जन सहभागिता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, क्यों जन सहभागिता नहीं हो पा रही है, क्यों आम जनता ग्रामीण विकास के कार्यों में पहल नहीं कर रही है, क्यों उसमें रुचि नहीं ले रही है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में, उनसे लाभ उठाने में। इन सारी स्थितियों का मूल्यांकन करना, इनके कारणों का पता लगाना और जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ये समिति का लक्ष्य घोषित किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू किए गए, इनकी बहुत आलोचना की गई और कई विचारकों के द्वारा, कई मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा, कई विश्लेषकों के द्वारा इनकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाया गया और कईयों ने इन योजनाओं को पूरी तरह विफल बताया। तो जितने भी अध्ययन दल बनाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए, उन अध्ययन दलों के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट दी गई, बलवंत राय मेहता समिति को ये अध्ययन करना था कि रिपोर्ट पेश करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट आनन फानन में तैयार कर दी जाती है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सही चित्र उसमें प्रस्तुत नहीं किया जाता कि कहाँ उपलब्धियां मिली हैं और कहाँ खामियां हैं। इसके लिए एक सुनिश्चित वैज्ञानिक शोध अध्ययन किया जाना चाहिए। क्या वो अध्ययन इस तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस विषय के बारे में भी वस्तु स्थिति ज्ञात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया समिति के लिए कि समिति इस संदर्भ में वस्तु स्थिति का अध्ययन करे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए उसके संबंध में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उन रिपोर्ट की हकीकत क्या है, क्या वो रिपोर्ट वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर निर्मित की जाती है, क्या उन रिपोर्ट्स में वस्तु स्थिति यानी वास्तविक तथ्यों को स्थान दिया जाता है या सिर्फ कल्पना के आधार पर, अनुमान के आधार पर रिपोर्ट पेश कर दी जाती। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य था जो समिति को करना था।
कि जो भी अध्ययन कार्य हो रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विषय में, उन अध्ययनों की हकीकत को, उन अध्ययन की पद्धतियों को उजागर करना, वो पद्धतियां कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, उनका मूल्यांकन करना, ये समिति का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इन उद्देश्यों के अलावा ये कहा गया समिति के लिए कि समिति कोई और सुझाव भी दे सकती है। इन सारे विषयों के अलावा भी अगर समिति को ऐसा लगता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सही तरीके से संचालित करने के लिए, उनके क्रियान्वयन में मितव्ययिता लाने के लिए, यानी कम लागत में ज्यादा से ज्यादा परिणाम प्राप्त किए जा सके, ज्यादा कार्यकुशल तरीके से इन कार्यक्रमों को लागू किया जा सके, सफल बनाया जा सके, इस दिशा में अगर समिति कोई सुझाव देना चाहती है तो उस सुझाव का भी स्वागत है। तो ये इन सारे उद्देश्यों को सामने रखा गया समिति का गठन करने से पूर्व। बलवंत राय मेहता समिति को इन सारे बिंदुओं पर सुझाव देना था, और इनके अलावा भी अगर वो कोई सुझाव अलग से देना चाहे तो उसका भी स्वागत किया गया। अब समिति ने अध्ययन किया, अपने गठन के बाद कार्य शुरू किया, और कार्य के बाद, अध्ययन के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब प्रेजेंट किया? 1957 में। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, किन महत्वपूर्ण बातों को उठाया गया, सम्मुख लाया गया, कहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल रहे हैं और कहाँ विफल रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास की दृष्टि से, इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। सबसे पहले समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार का जो कार्यक्रम लागू किया गया, ये कार्यक्रम जनता के अंदर पहल करने की प्रवृत्ति विकसित करने में असफल रहे। पहल करने की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि आम जनता खुद सोच विचार कर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खुद आगे आए, खुद प्रस्ताव रखे कि शासन और प्रशासन को हमारी इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करना चाहिए। खुद ऑर्गेनाइज हो आम जनता, खुद उसका समाधान करने का विकल्प ढूंढे कि हमारी ये समस्या है तो इस समस्या का समाधान इन इन तरीकों से हो सकता है। इसको कहते हैं पहल करने की शक्ति। तो समिति ने क्या कहा कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, जिसका उद्देश्य ही था, जिसकी दृष्टि ही थी कि जनता की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता के आधार पर गांव का विकास किया जाए, गांव का उत्थान किया जाए, ये दृष्टि कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि जनता में वो सहभागिता की भावना, वो पहल करने की भावना विकसित नहीं हो सकी। तो समिति ने इसका दोष किसको दिया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को और राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम को, कि इन कार्यक्रमों में कमी रह गई, कोई ना कोई ऐसी कमी रही जिसकी वजह से जनता इन कार्यक्रमों में रुचि नहीं ले रही है, इनको क्रियान्वित करने में अपनी सहभागिता नहीं दे पा रही है, खुद अपनी पहल पर कार्य नहीं कर पा रही। ये वस्तु स्थिति चित्रित की गई ग्रामीण भारत की बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। दूसरी समिति ने क्या कहा कि पंचायती संस्थाएं जो ग्रामीण स्वशासन का आधार स्तंभ होती हैं, ये पंचायती संस्थाएं भी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सफल नहीं रही। इन्होंने इस दिशा में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाई। यानी समिति ने पंचायतों को भी आड़े हाथों लिया
कि ये पंचायतों की विफलता है कि वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ठीक से नहीं लागू कर पा रहे। पंचायत से ऊपर स्तर के जो स्थानीय निकाय हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वो भी इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई उत्साह नहीं प्रदर्शित कर रही है। यानी स्थानीय स्वशासन के जितने भी अभिकरण हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो निर्वाचित पंचायतें हो या प्रशासनिक संगठन, इनके द्वारा इन कार्यक्रमों को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है, उत्साह नहीं दिखाया जा रहा। फिर क्या किया जाना चाहिए? समिति ने सजेस्ट किया कि ये जो कमियां हमें दिख रही हैं, जिनकी वजह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहे हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या जरूरी है कि राज्य से नीचे के स्तर पर जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं, उनमें उत्तरदायित्व और शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। यानी निर्णय लेने की शक्ति राज्य सरकार के हाथ में केंद्रित न रहे, केंद्र सरकार के हाथ में केंद्रित न रहे, बल्कि ग्राम के विषय में, कई ग्रामों के विषय में, ग्राम समूह के विषय में निर्णय करने का अधिकार ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो गठित संस्थाएं हैं, उनको दिया जाना चाहिए। न केवल निर्णय करने का अधिकार, बल्कि उत्तरदायित्व भी उनका निश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण विकास आपकी जिम्मेदारी है, आप ग्रामीण विकास के कार्यों को, उसके कार्यक्रमों को लागू करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यानी स्थानीय संस्थाएं केवल राज्य सरकार के ऊपर निर्भर न करें कि राज्य सरकार द्वारा योजना बनाई जाएगी या जिला प्रशासन के द्वारा योजना बनाई जाएगी, बल्कि खुद अपनी पहल पर, अपना उत्तरदायित्व समझते हुए अपनी पहल पर कार्य कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि उनका उत्तरदायित्व निश्चित किया जाए और अपने ग्राम के विषय में, ग्रामीण विकास के विषय में, ग्रामीण समस्याओं के समाधान के विषय में निर्णय करने की शक्ति भी उन्हें सौंपी जाए। यानी बहुत संक्षेप में अगर हम कहें तो बलवंत राय मेहता समिति का मुख्य सुझाव था शक्ति का विकेंद्रीकरण। कहाँ? राज्य के नीचे के स्तरों पर, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। समिति ने क्या कहा कि जो शासन करने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है ग्रामीण विकास के विषय में, उस शक्ति को अंतरिम रूप में एक ऐसे निकाय को दिया जाए जो निर्मित हो जाने पर अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विकास कार्य का संपूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले। ग्रामीण विकास का पूरा पूरा दारोमदार उसी संस्था पर रहे। सरकार क्या करेगी फिर? राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार इनका पथ प्रदर्शन करेगी, इनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। जो स्थानीय स्तर पर संस्थाएं गठित हैं, ग्राम्य विकास के लिए संस्था गठित है, वो संस्था कैसे कार्य कर रही है, कहीं उसे मार्गदर्शन की जरूरत तो नहीं है, ये देखना और व्यापक उच्चतर योजना बनाना राज्य सरकार का या उच्चतर सत्ता का अधिकार होगा। राज्य सरकार ये अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित रखे और जहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करे। ग्रामीण विकास के कार्य बिना वित्त के नहीं हो सकते। कोई भी विकास कार्य बिना वित्त, बिना धन के नहीं हो सकता। तो ये भी जरूरी है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हो और राज्य सरकार उन्हें समुचित वित्तीय सहायता भी प्रदान करे।
यानी शक्ति के विकेंद्रीकरण की सिफारिश करते हुए बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के गठन की बात कही और इस संबंध में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तब सफल होंगे, ग्रामीण विकास का लक्ष्य तब प्राप्त किया जा सकेगा जब 3 स्तरों पर पंचायती संस्थाओं का गठन किया जाए। कौन से 3 स्तर होंगे? समिति ने कहा कि एक स्तर होगा मध्यवर्ती स्तर, जिसको समिति ने कहा पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, खंड स्तरीय पंचायत गठित की जाएगी। कई गांवों को मिलाकर एक खंड बनता है और विकास खंड पहले से मौजूद था एक प्रशासनिक इकाई के रूप में। समिति ने सुझाव दिया कि इस विकास खंड को समाप्त करने से अच्छा है कि इस विकास खंड में एक पंचायत समिति, निर्वाचित पंचायत समिति का गठन किया जाए। इस पंचायत समिति में 20 सदस्य हो और इन सभी सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। अपने पूरे सजेशन में बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे ज्यादा महत्व इस पंचायत समिति को यानी खंड स्तरीय पंचायत को प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? क्योंकि समिति का ये मानना था कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायतें हैं वो इतनी छोटी हैं कि उन्हें प्रशासन की सफल इकाई नहीं बनाया जा सकता, और जिला स्तर पर जो संस्था है जिला परिषद, वो आम ग्रामीण जनता से इतनी दूर है कि जनता उसमें अपनी सक्रिय सहभागिता नहीं निभा सकती। प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो जिला प्रशासन के अंतर्गत, जिला स्तर पर गठित पंचायत के अंतर्गत अपनी भूमिका निभा सके, वहां अपने सजेशन दे सके, वहां अपने आवेदन कर सके, वहां अपनी समस्या रख सके। और ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत है वो इतनी छोटी इकाई है कि उसका भी कोई खासा महत्व नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि ये जो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर गठित की जाएगी, खंड स्तर पर गठित की जाएगी, ये समिति ग्रामीण विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अगर इसे प्रभावी बनाया जाए। कैसे प्रभावी बनाया जाएगा? उस पर जितने भी सरकारी नियंत्रण है, चाहे वो प्रशासन का नियंत्रण हो या राज्य सरकार का नियंत्रण हो, उस नियंत्रण को कम से कम किया जाए और पंचायत समिति को कार्य करने की अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए। और ये जो समिति होगी पंचायत समिति, ये समिति गठित कैसे होगी? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायत समिति का गठन विकास खंड की सभी पंचायतों, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उस विकास खंड में, उनके सभी सदस्यों के द्वारा पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। पंचायत समिति में 20 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और इन 20 सदस्यों में से कम 2 ऐसी महिलाएं होनी चाहिए जिन महिलाओं का स्त्रियों और बच्चों के विषय में काम करने में रुचि हो, यानी जो गांव के स्त्रियों और गांव के बच्चों के विकास के लिए कार्य करने में इंटरेस्ट रखती हो। ऐसी 2 महिलाओं को पंचायत समिति में स्थान दिया जाना चाहिए। साथ ही समिति ने यह भी सजेस्ट किया कि जिस पंचायत क्षेत्र में संपूर्ण जनसंख्या के 5% से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हों, वहां इन जातियों में से एक व्यक्ति को पंचायत समिति में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही
पंचायत समिति 2 ऐसे स्थानीय निवासियों को भी सदस्य के रूप में नामित कर सकती है जिनका प्रशासन, सार्वजनिक जीवन और ग्रामीण विकास का जो अनुभव है वो पंचायत समिति के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। तो महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियों को, सक्रिय स्थानीय निवासियों को और साथ ही सहकारी समितियों को भी पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व दिए जाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया। मेहता समिति ने ये भी कहा कि इस पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, यानी इसके सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाने चाहिए। इस पंचायत समिति में कार्मिक वर्ग किस रूप में होंगे? तो समिति ने कहा कि 2 प्रकार के अधिकारी होंगे पंचायत समिति में, एक खंड स्तर पर और दूसरा ग्राम स्तर पर। खंड स्तर पर जो अधिकारी होगा उस अधिकारी के साथ साथ कृषि, सिंचाई, सड़क, इमारत, लोक स्वास्थ्य, पशुपालन, सहकारिता, सामाजिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, जो सभी ग्रामीण विकास के आधार है, इन सभी से संबंधित अधिकारी पंचायत समिति में कार्य करेंगे, जो समय समय पर पंचायत समिति को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। ये जो अधिकारी होंगे जो पंचायत समिति में कार्यरत होंगे, ये आएंगे कहाँ से? तो समिति ने कहा कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उसी कर्मचारी संवर्ग में से इन अधिकारियों को, इन कार्मिकों को लिया जाना चाहिए। जो प्रशासनिक सेवा है राज्य की, उसी प्रशासनिक सेवा में से इन कार्मिकों को पंचायत समिति में नियुक्त किया जाना चाहिए और इनका वेतन, इनका पेंशन, छुट्टी, इन सब का व्यय पंचायत समिति द्वारा वहन किया जाए। इनकी नियुक्ति तो राज्य सरकार के द्वारा की जाए, लेकिन इनका वेतन, इनके पेंशन, इनकी छुट्टी आदि की व्यवस्था पंचायत समिति खुद वहन करे। साथ ही ये अधिकारी कार्मिक स्थानांतरणीय होने चाहिए, यानी एक कार्मिक एक स्थान पर हमेशा क्रियाशील नहीं होना चाहिए, समय समय पर उसका स्थानांतरण होते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही स्थान पर कार्य करने से हो सकता है कार्मिक में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, जिसका असर उसके कार्य पर पड़े। तो कार्मिकों को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए, किसी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त बनाए रखने के लिए उनका स्थानांतरण समय समय पर किया जाना आवश्यक है, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सजेशन दिया गया। तो पंचायत समिति को त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हुए बलवंत राय मेहता समिति ने इसके कार्यों को भी गिनाया कि क्या कार्य किए जाने चाहिए पंचायत समिति के द्वारा। जब ये इतनी महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्थापित की जाएगी, ग्रामीण विकास के केंद्र में होगी ये संस्था, तो ऐसी स्थिति में इस संस्था को क्या कार्य सौंपे जाने चाहिए? समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंचायत समिति ग्रामीण स्थानीय शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के साथ साथ विकास कार्य के लिए भी एकमात्र सत्ताधारी संस्था होगी। यानी खंड स्तर पर जितने भी विकासात्मक कार्य होंगे उनके विषय में निर्णय लेने की सत्ता किसके पास होगी? पंचायत समिति के पास होगी। केवल ग्रामीण जनता शासन संबंधी कार्यों के लिए पंचायत समिति का उपयोग नहीं करेगी, बल्कि विकासात्मक कार्य भी पंचायत समिति के माध्यम से ही किए जाएंगे। ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा।
अब उसके विकास कार्यक्रमों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? वही जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते हैं, यानी कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय संचार साधन, सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा और स्थानीय सुविधाएं। इन सभी के विषय में, इन सभी क्षेत्रों में कैसे और क्या विकास किया जाए, इसका निर्णय पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा लिया जाए। उनकी ही पहल पर ये कार्य संपन्न किए जाए। इन विकासात्मक कार्यों में ऊपर की संस्थाओं का, ऊपर की सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कार्यगत स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए पंचायत समिति के सदस्यों को। वित्त व्यवस्था कैसे होगी? विकासात्मक कार्यों के लिए धन कहां से आएगा? पंचायत समिति कैसे अपने संसाधनों को जुटाएगी? इस तरफ भी बलवंत राय मेहता समिति ने ध्यान दिया, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा था कि भारत में जितनी भी स्थानीय संस्थाएं हैं, उनके पास वित्त की कमी बनी